हमारे सामने एक एमपी जुडिशरी का हायर जुडिशरी का जो है नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने आ चुका है। सिविल जज वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले भी मैंने एमपी जुडिशरी पर इस चैनल पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स से चीज़ें बताई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है एमपी जुडिशरी ले रही है इस बार में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है वह कितने पोस्ट पर आई है, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। वैकेंसी जो है ना वह है आप जो जनरल के लिए है, SC ST के लिए, इसमें दिव्यांग के लिए, प्लस बैकलॉग की जो पुरानी जो हम बोल सकते हैं कि वह वैकेंसीज तो मिला के 138 पोस्ट है। मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल के लिए 31 पोस्ट बताई गई है, SC के लिए 9 है और ST के लिए 12 पोस्ट है। बात करते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए तो 9 पोस्ट को यहाँ पे रखा गया है, दिव्यांग जन के लिए 6 पोस्ट है। तो इस तरह से बैकलॉग के साथ में 138 पोस्ट पर यहाँ पे ये वैकेंसी जो है हमारे सामने है। अच्छा, एमपी जुडिशरी के लिए सबसे ज़्यादा जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है वह है क्वालिफिकेशन, कि एमपी जुडिशरी ने ऐसी क्या क्वालिफिकेशन मांगी है जिससे कि इतनी दिक्कत हम सभी को हो रही है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमपी जुडिशरी की जो क्वालिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं। बाकी सभी जो है इस वक्त एमपी जुडिशरी के लिए अपना विचार जो है त्याग ही रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि क्वालिफिकेशन ही ऐसी है। अब देखिए क्वालिफिकेशन में बात करते हैं तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, अच्छे चरित्र, अच्छा स्वास्थ्य, कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि कभी आपके स्वास्थ्य की वजह से आपको अयोग्य भी ठहरा सकती है यहाँ की जुडिशरी। तो अगर इस तरह से भी आपका हेल्थ के इश्यूज में भी वो होता है, मेडिकल करवाया जाता है, वहां पर उनको नहीं समझ में आता है तो वहां पर भी इश्यूज आ सकते हैं। और अच्छे चरित्र की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के जो 2 RJs थे, उनको सिर्फ चरित्र उनका अच्छा नहीं था, इस वजह से भी उनको जो है उनकी सेवा से मुक्त कर दिया गया था। तो यह भी एक अच्छा, बोलते हैं ना कि बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी कवर करना जरूरी होता है। खाली कि अच्छा चरित्र लिखा हुआ है इससे नहीं, आजकल हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है 3 साल की रेगुलर प्रैक्टिस। हम सब देखते हैं कि हमारे पास बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन रहता है, हम एज एन एडवोकेट एनरोल रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी बार में हमारा एनरोलमेंट रहता है और वहाँ पर हम जो है हर साल हमारा रहता है कि हाँ 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया, इस तरह से हमारी एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे काउंट होता है। अब यहाँ पे एमपी जुडिशरी कौन से एक्सपीरियंस काउंटिंग की बात कर रही है, क्या वह 3 साल ही मांग रही है या तो वह कौन से 3 साल, कैसा 3 साल मांग रही है। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने लिखी है, वह है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस आपके आवेदन करने से पहले तक आप एज एन एडवोकेट वकालत कर रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग में जा रहे हो या तो फिर आप घर बैठे कुछ काम कर रहे हो। आपको दिखाना है कि आपने 3 साल तक इस कोर्ट में काम किया है, इस कोर्ट की जजमेंट आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। वह मैं आगे डिस्कस करती हूँ इस वीडियो में। अच्छा, जो ये एक्सपीरियंस वाला है, जो रेगुलर एक्सपीरियंस वाला जो वकालत में दिखाया गया है, यह चीज़ थोड़ी सी समझने वाली कम लगती है, क्योंकि हम अगर 1 साल, 2 साल और 3 साल रेगुलर प्रैक्टिस में जा रहे हैं, हम वहाँ पर जो है जजमेंट में हमारा नाम आ रहा है, हम वहाँ पे केसेस ले रहे हैं, हम केस एक एक साल में 6-7 केसेस ले रहे हैं, तो क्या जरूरत लगेगी हम जो है जज बनने की दौड़ में आते हैं। क्योंकि देखिए ना तो वकालत इजी है ना ही जज बनना इजी है, दोनों ही चीज इजी नहीं है अगर हमें उसमें सफल होना है। तो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को इजी ले रहे हैं कि ओके, लेकिन हम एक सफल वकील बनना चाहते हैं, हम दिन रात उसमें मेहनत करते हैं। क्योंकि एज एन एडवोकेट मेरा ये मानना है कि अगर आप वकालत करते हैं तो आपको पूरा दिन वकालत में देना होता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होती है, काफ़ी सारी हियरिंग्स आपको देखनी होती है। साथ ही जो जजमेंट्स आते हैं, डेली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट्स देते हैं, तो आपको हर एक जजमेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन केसेस में, अपने जो केसेस हैं उनमें ईजी रहता है कि अगर आपको बाकी के जजमेंट्स का पता रहता है। तो इस बीच में अगर हम जजेस के जो है सिविल जज की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हमको पढ़ने के लिए कोई जजमेंट्स नहीं रहते हैं, हमको पढ़ने के लिए वहाँ पे एक सिलेबस दिया जाता है।
तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही तरीके से यह जो एक सामंजस्य बनाया है एमपी जुडिशरी ने पढ़ाई के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, ये सच में बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। आई थिंक इसमें वर्क होना चाहिए। यह चीज़ जो है आगे आगे नहीं होनी चाहिए ऐसी। लेकिन यह नोटिफिकेशन है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपनी राय जरूर रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अथवा बताया गया है और बताया गया है कि या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपके पास होना चाहिए कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, साथ ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% आपका होना चाहिए। या तो आपके पास 3 साल की रेगुलर प्रैक्टिस या 70% मार्क्स। और हाँ, 70% मार्क्स भी ऐसे होने चाहिए कि भले ही 5 साल की लॉ आपने करी है या तो 3 साल की लॉ आपने करी है, उन 3 साल में या 5 साल में आपको जो है एग्जाम में पूरक, या हम बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट्री या पूरक, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक आप बिना किसी पूरक एग्जाम के अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% मार्क्स के साथ यहाँ पर उत्तीर्ण होते हो, यहाँ पे पास होते हो, तब आप जो है एमपी जुडिशरी के लिए क्वालिफाई हो। तो 70% रहा हम सबके लिए। बाकी एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 50% का बताया गया है। 70% जब हम लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो आई थिंक जिसने यूनिवर्सिटी टॉप किया था उसका भी 70% तो नहीं था। अभी यह जो जुडिशरी इतना ज़्यादा टफ होता जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं बाकी स्टेट में भी इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि एमपी जुडिशरी ने जिस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन दिखाई, जिस तरह से नोटिफिकेशन सबके सामने रखा है, उसमें इन्होंने कुछ एक स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही हाथ पे धर के रख दिया कि नहीं, आप तो इसमें आ ही नहीं सकते हो, और इतना कम कंपटीशन कर दिया है। आई डोंट थिंक कि इनकी इतनी जो वैकेंसी है वह भी फिल होगी ही। खैर, बाकी के स्टेट्स का अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उड़ीसा हाईकोर्ट में एक बार एक्सपीरियंस को लेके अभी हाल ही में एक जजमेंट जरूर हुआ है। वह जजमेंट क्या है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज इस चैनल के माध्यम से वह वीडियो जरूर देखना। आपको आइडिया लगेगा कि कौन से एक्सपीरियंस का वह एक जजमेंट आया है, हाल ही में आया है, नवंबर मंथ में ही आया है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके नोट की। तो नोट में इसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का यहाँ पे जिक्र किया है कि 2 साल में जैसे आप एनरोलमेंट कराते हो उसमें 2 साल में आपका जो है AIBE कंप्लीट होना चाहिए, और COP के साथ जो है आप प्रैक्टिस लाइन में अभी जो है वकालत कर रहे हो। अच्छा, जो 3 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो वह जो सर्टिफिकेट है वह कौन जारी करेगा? तो बाकी के बार और हाईकोर्ट में ऐसा बताया गया है कि बार में प्रेसिडेंट जो होते हैं वह, और हाईकोर्ट में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जो होते हैं वह आपको रेगुलर प्रैक्टिस का एक जो सर्टिफिकेट होता है वह जारी करेंगे आप। अच्छा, एक चीज है कि आपको जो है 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें मिनिमम 6 केसेस जो है उनकी सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पे शो करनी है। अगर आप एमपी जुडिशरी में ये क्वालिफिकेशन रखते हैं कि आपने 3 साल की रेगुलर प्रैक्टिस करी है, आवेदन करने के ठीक पहले तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो, साथ ही आप जो है 3 साल की 6 केसेस की आप अपना सर्टिफाइड कॉपीज यहाँ पे दिखाते हो, तो वहां पर आप जो है एमपी जुडिशरी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 70% की आवश्यकता नहीं है, और किसी के 70% है तो उनको यह 3 साल की जो भी प्रैक्टिस का है या जो भी सर्टिफाइड कॉपीज का है, सर्टिफिकेट का है, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज होती है कि अगर आप 3 साल वकालत कर रहे हो, अगर आपने साल के 6 केस लिए, 6 केस साल के एक नए वकील का बहुत बड़ी उपलब्धि में माना जाता है अगर 6 केस एक साल में वह लेता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वकालत में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। आपको एक केस के लिए बहुत कुछ लर्निंग मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी आपको वहां मिल जाती है, काफी कुछ आप सीख जाते हो। तो अगर आप एक साल में 6 केसेस ले रहे हो तो सोचिए आपने कितना कुछ सीखा है। वहां पर 3 साल में आप जो है वकालत का हर एक चीज आपके साथ होगी, आप वकालत को अच्छे से सीख जाओगे। और अगर 3 सालों में इतने केसेस के बाद में आपको क्यों जरूरत पड़ेगी कि आप एक जज की तैयारी करो? दूसरी बात ये भी है कि वकालत अपने आप में एक हेक्टिक प्रोफेशन होता है। दूसरा है कि जजेस की तैयारी अगर हम करते हैं, सिविल जज बनने की तैयारी हम करते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि हम उसको वकालत के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वकालत अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, और सिविल जज की तैयारी के लिए भी हमें पूरा टाइम उसको देना पड़ता है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि
आप नोटिफिकेशन में जाके सिलेबस पूरा देख लेना आराम से। बस इतना ही है कि कुछ माइनर एक्ट्स जो है वह ऐड ऑन हुए हैं। साथ ही जो क्वेश्चंस की जो होता था कि सीपीसी में इतने क्वेश्चंस आते थे या कॉन्स्टिट्यूशन में इतने क्वेश्चंस आते थे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो है उनमें चेंजेस आया है। जितना मैंने नोटिफिकेशन को देखा है उस हिसाब से जो मेजर एक्ट्स हैं हमारे सीपीसी, सीआरपीसी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। बाकी एविडेंस है, आईपीसी है, इनमें आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो एक सिलेबस में ये एक मेजर चेंज हुआ है। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो हम जानते हैं कि एमपी जुडिशरी जो होती है वह 4 पेपर्स मेंस में लेती है। तो मेंस का ऐसा इन्होंने एक नोट भी डाल रखा है कि आपको जो है वह चारों ही पेपर अटेंड करने हैं, अटेंड करने। अगर किसी भी पेपर में आप अटेंड नहीं करते हो, किसी भी रीजन से वह रह जाता है, तो वहाँ पर आपके बाकी के जो पेपर्स अगर आपने अटेंड कर भी दिया, आपका बहुत अच्छा भी हुआ है, तो भी वह उसको जांचा नहीं जाएगा, आपकी कॉपीज को नहीं देखा जाएगा, आपके आंसर शीट को नहीं देखा जाएगा और आपका जो है अटेंडेंस निरस्त कर दी जाएगी और आपको जो है इस एग्जाम के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।